Hello students, so this side Harpreet sir. Again I welcome you to our YouTube channel of Career Heights. Students 26th of April को आपका जो है एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम हमारे चैनल पर रिवीजन वीडियोस, फास्ट ट्रैक रिवीजन वीडियोस सारे ही यूनिट्स की, वैसे मैं आपको बता दूं यूनिट नंबर 3 की मार्केटिंग की वीडियो जो है वो ऑलरेडी आपकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और ये जो सेशन है इसके अंदर मैं आपका यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6 जो है वो मैं रिवाइज करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले वीडियो देखते ही आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और जिनका भी 26 तारीख को पेपर है, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और आई होप ये पूरा कंटेंट आपको जो नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाले हैं। राइट, नोट्स आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और इतना ही पढ़ करके आपके अच्छे मार्क्स की उम्मीद हम लगा सकते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग चैप्टर की वीडियोस ऑलरेडी 3 वीडियोस आ चुकी हैं ऑलरेडी। नियरली 1.5 घंटे में मैंने मार्केटिंग पूरा रिवाइज किया था और उतने ही टाइम में मैं आपके ये तीनों यूनिट्स भी रिवाइज करवाने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द यूनिट 4। ओके स्टूडेंट्स, तो यूनिट 4 सबसे पहला मेरा आ जाता है यहाँ पर एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटजीज के अंदर। और एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटजीज के अंदर सबसे पहले मुझे जो आपको पढ़ाना है दैट इज फ्रेंचाइजिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो फ्रेंचाइजिंग है क्या? आप लोग सब जानते हैं भैया, एक पेटेंटेड प्रोडक्ट होता है जिसको बनाने वाली जो कंपनी है उसे हम बोलेंगे फ्रेंचाइजर, है ना भैया। जो ओनर है ट्रेडमार्क प्रोडक्ट का, जैसे मैकडी है ना आपका, डोमिनोज, ये लोग फ्रेंचाइजर होते हैं। और जो लोग इसकी फ्रेंचाइजी लेते हैं, जो इसका एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट लेगा, उस व्यक्ति को हम बोलेंगे फ्रेंचाइजी। ओके, तो फ्रेंचाइजर कौन है भैया? देखो सामने आपको वहां पर लिख मिल जाएगा, दिख भी रहा होगा आपको, और नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले ओनर कौन है? ओनर वो व्यक्ति है जो कि उस ट्रेडमार्क प्रोडक्ट को ओन करता है। तो द पर्सन और ओनर ऑफरिंग द फ्रेंचाइज इज नोन एज फ्रेंचाइजर। फ्रेंचाइजी कौन है? ये वो व्यक्ति है, इज अ पर्सन हु परचेजेस द फ्रेंचाइज एंड इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू न्यू बिजनेस। ये जो व्यक्ति है ये रॉयल्टी देने वाला है हमारे फ्रेंचाइजर को, जो कि फ्रेंचाइजर की इनकम होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो फ्रेंचाइजिंग का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, सो फ्रेंचाइजिंग का जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। आगे बढ़ेंगे। सर कितने तरीके की फ्रेंचाइजिंग हो सकती है? तो भैया 3 वे होते हैं इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सपांड एक्सटर्नली। ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपांड करने के भैया 3 मेथड होते हैं, क्योंकि सर इस यूनिट का नाम है बिजनेस एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटजीज, है ना। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ फ्रेंचाइजिंग। क्या होती है सर फ्रेंचाइजिंग? एक एग्रीमेंट जिसके अंदर एक सोल डिस्ट्रीब्यूटर होगा, फ्रेंचाइजर, जो कि एक ट्रेडमार्क प्रोडक्ट होगा, सर्विस होगी, जो कि एक्सक्लूसिव रेट देगा आपके लोकल डिस्ट्रीब्यूशन को टू इंडिपेंडेंट रिटेलर्स, ताकि जो स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर्स हैं वो अच्छे से काम कर सकें। जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसका स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है। भाई मैकडी के बर्गर का जो टेस्ट आपको यहाँ राजस्थान में, वही ऑल ओवर इंडिया है। ओके, तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट में भैया ये लोग डील करते हैं। दूसरा है मर्जर। वैसे मैं आपको अगर बताऊं तो मर्जर कैसे होता है? ए कंपनी और बी कंपनी अगर भैया मिलके बन गई सी कंपनी। सर 2 कंपनियां थी। कितनी कंपनियां थी सर? 2 कंपनियां थी। ए कंपनी और बी कंपनी मिलकर बनती है अगर सी कंपनी, तो इसे हम कहते हैं मर्जर। क्या कहते हैं सर हम इसे? मर्जर। और सर एक्विजिशन क्या है? तो मान लीजिए एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी। अगर ये मिलकर के बन गई ए कंपनी, मतलब ए ने बी को खरीद लिया, तो ये जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं एक्विजिशन। क्या कहते हैं सर? इस फॉर्म को हम कहते हैं एक्विजिशन। सो आई डोंट थिंक सर यहाँ पर कोई डाउट है। और डिटेल में तो खैर हमारे फ्यूचर लेक्चर्स आने ही वाले हैं, तो अभी खैर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। तो फटाफट से आप इस वीडियो को चाहो तो स्पीड में भी देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवाने वाला हूँ। आगे देखिए सर, फ्रेंचाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? तो आप लोग सब जानते हैं, पॉइंट्स आप मन से भी लिख सकते हैं। इट इज अ प्रूवन आइडिया कि भैया हर व्यक्ति खुद अपने आप में नया प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो जिस बेचारे दूसरे व्यक्ति ने मेहनत की उसको उसकी रॉयल्टी पे कर दो और आप उस आइडिया को के हिसाब से आप भी जो है बिजनेस कर सकते हैं। सो इट इज अ प्रूवन आइडिया ऑफ सक्सेस ग्रोथ। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है पॉइंट सर हमारा प्रूवन आइडिया ऑफ सक्सेस ग्रोथ। ओके, आगे बढ़ेंगे सर। प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांड रिकॉग्निशन। एक ब्रांड जिसको पूरी दुनिया जानती है, उसके बिहाफ पर जो है हम लोग भी अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। राइट, सो प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांड रिकॉग्निशन।
रिकॉग्नाइज ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क, जो कि ऐसा ट्रेडमार्क जो कि पूरी दुनिया में फेमस है, आप अगर उसकी फ्रेंचाइजी लोगे तो वो बंदा भी कमाएगा, आप भी कमाओगे। सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट कंपनी, जो भी कंपनी द फ्रेंचाइजर गिव सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग। आप कहते हो नहीं नहीं यार हमें तो इनके स्टैंडर्ड्स नहीं पता, तो कोई बात नहीं, जो फ्रेंचाइजर है वो खुद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आपको सिखाएगा, वो खुद आपको ट्रेनिंग भी देगा, तो आपको सपोर्ट पूरा मिलता है पेरेंट कंपनी से। इसके अलावा एक्सक्लूसिव राइट्स इन द कंट्री, अगर मैकडी का एक लाइसेंस मैंने ले रखा है किसी आउटलेट का, तो पूरी सिटी में उस आउटलेट मेरे अलावा कोई भी ऑपरेट नहीं कर पाएगा। सो एक्सक्लूसिव राइट इन द टेरिटरी एंड इजियर फाइनेंसिंग द बिजनेस बिकम्स इजी ड्यू टू एसोसिएटेड ब्रांड नेम। बैंक्स आर मोर लाइकली टू लेंड टू बाय अ फ्रेंचाइजी विद अ गुड रेपुटेशन, अगर आपके ब्रांड की फ्रेंचाइजी बहुत फेमस है तो बैंक्स आपको जो इजी टर्म्स पर क्रेडिट भी दे देते हैं, राइट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंचाइजिंग यहाँ खत्म होती है। कुछ फ्रेंचाइजिंग के नुकसान, पहला हायर कॉस्ट में भी हायर देन एक्सपेक्टेशन, आपको उनके हिसाब से ही अपने जो प्रोडक्ट है उनका आउटलेट, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उसका आपको इंटीरियर वगैरह सब उनके हिसाब से रखना पड़ता है। सो कई बार कॉस्ट ज़्यादा आती है। कई बार फ्रेंचाइजर जो है वो अपने एग्रीमेंट में काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस आपके बिजनेस पर लगा देगा कि आप मेरे अलावा किसी से परचेज नहीं करोगे, आप कोई दूसरा प्रोडक्ट में डील नहीं करोगे, तो कई बार रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। रिस्क है इतना पेमेंट करने के बाद भी अगर आउटलेट ना चला, जैसे बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स के आउटलेट भी कई लोकेशंस पर नहीं चलते, तो वो फिर आपकी सारी की सारी रिस्क हो जाएगी और काफी बड़ी रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा बैड रेपुटेशन, अदर फ्रेंचाइजीज कुड हैव अ ब्रांड अ बैड रेपुटेशन, सो द सिलेक्शन प्रोसेस नीड्स टू बी परफेक्ट। हर प्रोसेस यहाँ पर परफेक्शन के साथ में यहाँ पर आपको काम करना है। एंड देन नो सेल ऑप्शन, फ्रेंचाइजी फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू सेल टू समवन इफ willing to sell due to any reason, it can only be sold to someone approved by the franchisor। कई बार आप जो लाइसेंस है वो हर किसी थर्ड पार्टी को नहीं बेच सकते, जो आपका फ्रेंचाइजर है वो पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन डाल देता है कि आप मेरे से रिलेटेड जो पार्टीज हैं उन्हें ही आप इन्हें बेचोगे। सो नो सेल ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। इसके अलावा नेक्स्ट सिलेबस में कंटेंट है फ्रेंचाइजिंग से रिलेटेड ही आपका टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग। कितने टाइप की फ्रेंचाइजिंग होती है सर? बहुत ईजी है। प्रोडक्ट रिलेटेड फ्रेंचाइजिंग आप लोग सबने अभी देखी है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का बनाने का, डिस्ट्रीब्यूशन करने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का जो राइट है आपको दिया जाता है, दैट इज प्रोडक्ट रिलेटेड फ्रेंचाइजिंग। कई बार मैन्युफैक्चरिंग राइट्स की भी फ्रेंचाइजिंग दी जाती है। तो काफी सारी कंपनीज जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज हैं, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री है, बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, इस तरीके से आपको मैन्युफैक्चरिंग राइट्स भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। बिजनेस फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी वेंचर्स, हियर अ बिजनेस ओनर परचेजेस। अभी ये थर्ड वाले को ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस थर्ड वाले को बहुत ध्यान से देखेंगे। बिजनेस फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी वेंचर्स, here a business owner purchases and distributes the product for one specific company. The company provides customers or accounts to the business owner. In return the business owner pays a fees or compensation. For example vending machine routes and distributorships, जो vending machine वगैरह है ये इस मॉडल के अंदर काम आती है। And the last, business format franchisee opportunity, here a company provides a business owner with proven method for operating a business using the name and trademark of the company. The company provides a significant assistance to the owner in starting and managing the company, ठीक है। बेसिकली आपका बिजनेस किस फॉर्मेट में ऑपरेट होगा, ध्यान से सुनना, आपका बिजनेस किस फॉर्मेट में ऑपरेट होगा वो यहाँ पर हम बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी में डिस्कस करते हैं, राइट। तो आगे बढ़ेंगे सर, ये फ्रेंचाइजिंग इस यूनिट का पहला पार्ट था, वो खत्म होता है। अगला पार्ट इस यूनिट का है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। सर मर्जर क्या होता है? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही क्लियर किया था, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, समझना। अगर ए कंपनी और बी कंपनी मिलकर बनती है सी कंपनी तो ये है मर्जर, और अगर ए कंपनी प्लस बी कंपनी मिलके बनती है या तो ए या फिर वो बनती है बी, मतलब या तो ए ने बी को खरीदा या बी ने ए को खरीदा, दिस इज अ केस ऑफ एक्विजिशन, दिस इज अ केस ऑफ एक्विजिशन। तो यहाँ पर जो ऊपर थ्योरी लिखी है दोनों का मैंने यही कॉन्सेप्ट आपको नीचे 4 लाइन में लिख करके दिया है। अब सबसे पहला ना यहाँ पर सर हम मर्ज क्यों हो किसी भी कंपनी के साथ, तो समझना ध्यान से। सबसे पहला आपको मिलता है सिनर्जी का बेनिफिट। सिनर्जी का बेनिफिट वैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब आप बीकॉम वगैरह करोगे या सीए सिलेबस के अंदर आप जब भी एंटर होंगे, वैल्यूएशन जब आप सीखेंगे तो आप हमेशा एक वहां कॉमन सेंस सीखेंगे कि भैया मान लो एक कंपनी की वैल्यू है जिसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ ए,
दूसरी कंपनी की वैल्यू है भैया वैल्यू ऑफ बी। तो ये सिंपल सी बात है कि अगर हम इन दो कंपनीज की कंबाइंड वैल्यू निकालें तो वो कभी भी इन दोनों का टोटल नहीं, मान लो ए की वैल्यू है 10 करोड़, बी की वैल्यू है 20, तो ऐसा नहीं है कि कंबाइंड कंपनी की वैल्यू 30 होगी, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब भी दो कंपनीज कंबाइंड होती हैं तो उनके साथ में कुछ एंटिसिपेटेड गेन्स भी होते हैं। तो सर, यस सर, इसी एंटिसिपेटेड गेन्स को हम कहते हैं सिनर्जी। क्या कहते हैं सर? इसी एंटिसिपेटेड गेन्स, जो एडिशनल गेन्स आपको मर्ज होने के बाद में मिलते हैं, इस एडिशनल गेन्स को हम कहते हैं सिनर्जी। तो समझिए, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ कंबाइंड फर्म की वैल्यू को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ ए बी एंड द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ पार्टिसिपेंट्स। मतलब कि वैल्यू ऑफ ए बी जो है, इट इज अ कंबाइंड वैल्यू ऑफ ए प्लस वैल्यू ऑफ बी प्लस सिनर्जी, तो प्लस सिनर्जी जो है, बस इसी को तो हम निकालेंगे फॉर्मूले से, राइट। तो सिनर्जी आप क्या मानते हैं, क्या समझे? सिनर्जी सर एक कंबाइंड फर्म की जो एडिशनल फर्म्स के मर्ज होने पर जो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है इन फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, इन फॉर्म ऑफ सेल्स, राइट, इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स, क्लियर, उसे हम सिनर्जी कहते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन तो होता है भैया सिनर्जी। दूसरी बात, एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी। सीधी सी बात है, आज कोई भी कंपनी अकेले नई टेक्नोलॉजी खरीदना चाहे तो बहुत सारे फंड्स इन्वॉल्व हैं, राइट। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि मर्ज होकर के नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाई हैं। जैसे बहुत बड़ा एग्जांपल आपको यहाँ पर मैंने दे रखा है, लॉजिस्टिक कंपनी सच एज लैंड ट्रांसपोर्ट एंटिटी जो है वो एयरलाइन कार्गो के साथ में मर्ज होती है। ब्लैकबेरी एंड ट्रियो विच कैन इंकॉर्पोरेट सेल फोन्स कैपेबिलिटी एंड ईमेल कनेक्टिविटी इन वन डिवाइस, राइट। तो ये एडिशनल टेक्नोलॉजी भी जो है आपको सबसे बड़ा फायदा है मर्जर का। तीसरी बात सर, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है। हम अकेले मिलकर के कितना की कमा लेते, अब दो लोग हैं, सब रिस्क भी बढ़ गया और प्रॉफिट भी बढ़ गया, तो कुल मिलाकर के बड़े काम, बड़ा खेल खेल सकते हैं अब हम जीवन में सर, राइट। तो इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। फोर्थ पॉइंट आ जाता है सर एक्वायरिंग अ कॉम्पिटेंसी। कंपनीज कैन ऑप्ट फॉर मर्जर एक्विजिशन टू एक्वायर अ कॉम्पिटेंसी और कैपेबिलिटी दैट दे डू नॉट हैव और विच द अदर फर्म्स डज। जैसे कि ICICI ITC Alliance made the retailer network and depositor base available to merging entity and IBM merged with Daksh for acquiring competencies that have later possessed। सर आज हम जिन कंपनीज में माहिर नहीं है, आज हम जिन एरियाज में माहिर नहीं है, अगर हम मर्जर करते हैं तो हो सकता है हम उन एरियाज के भी एक्सपर्ट बन सके, राइट। तो ये सर आपके रीजन है मर्जर और एक्विजिशन के। इसी को आगे बढ़ाते हुए ओके, तो 4 पॉइंट्स मैंने आपको जो है मर्जर्स एंड एक्विजिशन के बेनिफिट के समझाए। अगला पॉइंट यहाँ पर आता है एंट्री इनटू द न्यू मार्केट्स। बहुत सारे ऐसी कंपनीज, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर आप अकेले तो नहीं पहुंच पाए, तो अब जो कंपनियां वहां पर स्टेब्लिश हैं उनके साथ में मर्ज होकर के पहुंच जाओ। सो एंट्री इनटू न्यू मार्केट्स, एक्सेस टू फंड्स, राइट। इफ द कंपनी फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेस फंड्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट इट कैन सच अ सिचुएशन, अगर आपको शेयर मार्केट से भी पैसा नहीं मिल रहा, अरे नहीं खरीदना चाहता शेयर आपका कोई भी, तो किसी बड़ी कंपनी के साथ में मर्ज हो जाओ, राइट। तो तमिलनाडु ददा फार्मास्यूटिकल्स ने ही ऐसा किया था। और आखिरी पॉइंट यहाँ पर से मर्जर एंड एक्विजिशन का जाता है सर, बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं और एक बड़ी टैक्स लायबिलिटी से भी आप बच सकते हो इफ यू मर्ज विद अदर कंपनीज। उसके अलावा अगला टॉपिक आ जाता है सर इसी यूनिट के अंदर मेरा, टाइप्स ऑफ मर्जर्स। क्या टॉपिक आ जाता है सर? टाइप्स ऑफ मर्जर। सबसे पहला कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, बहुत हाईली अडॉप्टेड बाय मेनी बिग कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड जैसे ITC वगैरह। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर भैया एक ऐसा मर्जर होता है जो कि मर्जिंग कंपनीज बिल्कुल अनरिलेटेड है। जी हाँ, टायर बनाने वाली कंपनी आटा बनाने वाली कंपनी से मैंने जो है मर्जर कर लेगी। मतलब जब ऐसी दो कंपनियां मिलती हैं जो कि बिल्कुल अनरिलेटेड कंपनीज हैं, जिनका बिजनेस का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे मर्जर को हम कहते हैं भैया कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। सो प्योर कॉन्ग्लोमरेट मर्जर विद द फर्म्स विद नथिंग इन कॉमन, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एंड मिक्स कॉन्ग्लोमरेट मर्जर्स, याद रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मार्क करना, मर्जर कॉन्ग्लोमरेट मर्जर के टाइप्स। मिक्स कॉन्ग्लोमरेट मर्जर इन्वॉल्व्स फर्म्स दैट आर लुकिंग फॉर प्रोडक्ट एक्सटेंशन और मार्केट एक्सटेंशन, जो या तो अपने प्रोडक्ट को एक्सटेंड करना चाहती है, नहीं तो वो अपने मार्केट को एक्सटेंड करना चाहती है। तो ऐसे मर्जर को हम कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। दो होगा, दो टाइप के होते हैं, प्योर और मिक्स। दूसरा है सर हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर मतलब सर मर्जर अक्वायरिंग बिटवीन द कंपनीज इन सेम इंडस्ट्री। हॉरिजॉन्टल मर्जर एक ऐसा बिजनेस कंसोलिडेशन है जिसमें that occurs between the firms which operate in the same space often as competitor
एंड ऑफरिंग द सेम गुड्स और सर्विसेज। हॉरिजॉन्टल मर्जर कॉमनली इंडस्ट्रीज के अंदर आप देख सकते हैं जबकि हायर सिनर्जीज के लिए और पोटेंशियल गेन्स के लिए ऐसा मर्जर किया जाता है। जनरली हम सेम बिजनेस में हैं और हम एक दूसरे से मर्ज हो गए, राइट। अगला मर्जर है मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए जनरली ऐसा मर्जर किया जाता है और इस मर्जर को हम कहते हैं मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। क्या है सर? अ मार्केट एक्सटेंशन मर्जर टेक्स प्लेस बिटवीन टू कंपनीज दैट डील्स इन द सेम प्रोडक्ट बट इन द सेपरेट मार्केट्स। भाई हम ऑपरेट कर रहे हैं मुंबई, आप ऑपरेट कर रहे हो दिल्ली, तो चलो मर्ज हो जाता है, अभी दिल्ली मुंबई दोनों संभालेंगे, राइट। सो द मेन पर्पस ऑफ द मार्केट एक्सटेंशन मर्जर, जो कि कंपनीज हैं वो एक बड़े मार्केट में एंटर होना चाहती हैं और अपने क्लाइंट बेस को, और जो कंपनीज हैं अपने क्लाइंट बेस को और बड़ा करना चाहती हैं, तो ऐसे मर्जर को हम कहते हैं मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। अगला है सर प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। तो प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर क्या है? टेक्स प्लेस बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशंस that deal in product that are related to each other and operate in the same market. The market extension merger allows the merging company to group together their products and get access to bigger set of customers. भाई आप पेन बनाते हो, मेरी कंपनी जो है आईपैड बनाती है, तो अपन दोनों मर्ज हो जाते हैं, पेन आईपैड दोनों साथ में बेचेंगे। प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर, क्या बोलते हैं सर हम इसे? प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। अगला मर्जर है सर वर्टिकल मर्जर, जिसमें आप लोग देखिए वर्टिकल मर्जर एक ऐसा मर्जर है जिसमें अलग अलग लेवल पर जो कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। भाई आप रुई के प्रोड्यूसर हो और मैं शर्ट्स बनाता हूँ, चेन बनी हुई है ना, कॉटन के बाद में शर्ट बनेगी, तो हम दोनों जो है मर्ज हो गए हैं, तो इसे कहते हैं वर्टिकल एक्सटेंशन मर्जर, जिसमें तो आप ऊपर वाली फर्म के साथ भी मर्ज हो सकते हो और आप नीचे वाली फर्म के साथ भी जो है मर्ज हो सकते हो। तो ऐसे मर्जर को हम कहते हैं सर, ऐसे मर्जर को हम कहते हैं सर वर्टिकल मर्जर। टाइप्स ऑफ मर्जर पर एक क्वेश्चन 100% आ सकता है। अगला टाइप आ जाता है भैया एक्विजिशन, और एक्विजिशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, एक्विजिशन के अंदर टेक ओवर होगा या कि फिर टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स टेक ओवर हो सकती हैं, एंड राइट्स एंड अदर काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशंस भी जो है टेक ओवर किया जा सकता है। आपकी लायबिलिटी कोई दूसरी कंपनी एज्यूम कर सकती है, आपकी एसेट्स भी जो है कोई दूसरी कंपनी एज्यूम कर सकती है। कितने टाइप के एक्विजिशन होते हैं सर? 4 टाइप के एक्विजिशन है। फ्रेंडली एक्विजिशन, जिसमें बोथ द कंपनीज अप्रूव द एक्विजिशन अंडर फ्रेंडली टर्म्स, दोस्त मिलकर के अच्छे से मर्ज एक्विजिशन हो गया। रिवर्स एक्विजिशन है प्राइवेट कंपनी टेक्स अ पब्लिक कंपनी, रिवर्स एक्विजिशन में प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को टेक ओवर करती है। रैक फ्लिप एक्विजिशन, हियर द परचेजिंग कंपनी बिकम्स अ सब्सिडियरी ऑफ द परचेज कंपनी, राइट। जो परचेजिंग कंपनी है वो परचेज कंपनी की सब्सिडियरी बन जाती है। और लास्ट पार्ट है हॉस्टाइल मर्जर, हियर द एंटायर प्रोसेस इज बेस्ड ऑन फोर्स, द स्मॉलर कंपनी इज फोर्स्ड टू से यस टू द एक्विजिशन ऑफ बिगर लॉट्स, बिगर बायर्स। दैट इज, जब भी एमएनसी आती थी तो लोकल प्रोड्यूसर को ऐसा वो बोलती थी ना, बिक जाओ फटाफट से, इसको कहते हैं हॉस्टाइल एक्विजिशन। मतलब जहां छोटी छोटी कंपनीज को सर, मासूम कंपनीज को फोर्स किया गया है कि आप हमारे साथ में मर्ज हो जाइए जबरदस्ती, जिसको कहते हैं हड़पना। ओके, हड़पना नहीं इन द सेंस कोई कंसिडरेशन तो इन्वॉल्व है, हड़पने में तो खैर आप लोग जानते हो कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती नहीं है। हॉस्टाइल एक्विजिशन के अंदर बेसिकली फोर्स किया जाता है स्मॉल कंपनीज को कि आप बिक जाइए। आगे बढ़ेंगे सर, रीजंस फॉर फेलियर ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। वैसे नॉलेज के लिए ही बताया हूं कि कई बार मर्जर और एक्विजिशन फेल इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने टारगेट कंपनी के लिए, टारगेट कंपनी मतलब जिस कंपनी को तुमको खरीदना है उसकी वर्थ थी 50 करोड़ रुपए, तुमने उसको 500 करोड़ में खरीद लिया, बोली लगाते लगाते ईगो में। होता है ना कई लोग बिजनेसमैन आपस में जो राइवल्स होते हैं, एक ने बोला 100, कॉम्पिटिटर बोलता है 150, फिर बोलता है 200, 250, 500, तो 50 करोड़ की कंपनी मान लो अगर आपने 500 करोड़ में खरीद ली तो अनरियलिस्टिक प्राइस आपने पे करा, उसमें भले ही आपकी जीत हुई, बिड में आपकी जीत हुई, पर आपने एक अनरियलिस्टिक प्राइस पे करा है, बहुत बड़ा फंड आपने दे दिया जितनी उस कंपनी की वैल्यू ही नहीं थी। दूसरी बात, डिफिकल्टीज इन द कल्चरल इंटीग्रेशन। कई बार बहुत सारी कंपनीज जो है कल्चरल इंटीग्रेशन की वजह से भी फेल हो सकती है, जैसे इसको पढ़ाता हूँ देखिए। मर्जर इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग ऑफ 2 और मोर कंपनीज और डिफरेंट कल्चर्स, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, डिफरेंट एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेशन। कई बार आपके एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होते हैं, कई बार जो ओनर है उनकी डिमांड अलग अलग होती है, सो दैट इज अ डिफरेंस इन कल्चरल इंटीग्रेशन। थर्ड पॉइंट आ जाता है भैया ओवरस्टेटेड सिनर्जीज, मर्जर एंड एक्विजिशन एज्यूम टू बी फॉर क्रिएटिंग सिनर्जीज, पर अगर कई बार आपने सिनर्जीज का ओवर एस्टिमेशन कर दिया था, मतलब कंबाइंड बेनिफिट मिलना था 20 करोड़, आपको आपके वैल्यूअर ने बोला भैया 200 करोड़ का फायदा है इस डील में, वैल्यूअर ने गलत बताया। ओवरस्टेटेड सिनर्जीज। इंटीग्रेशन डिफिकल्टीज, कई बार हम लोग मिलकर के अच्छे से काम नहीं कर पाते बिकॉज हमारे व्यूज में डिफरेंस होता है, पॉलिसी मेकिंग में डिफरेंस होता है। पुअर बिजनेस फिट, एंड लास्ट इज इनएडिक्वेट ड्यू डिलिजेंस।
कई बार अगर आपने मर्जर एंड एक्विजिशन विथ केयर अगर आपने नहीं लिया तो आपको बहुत ज्यादा लॉसेस भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगला टॉपिक जो है वो डिलीटेड है, वैल्यू चेन एनालिसिस आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, राइट। नोट्स में भले ही दे रखा है पर आप देखिए यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा रखा है, दिस टॉपिक हैज बीन डिलीटेड। तो यहाँ पर हमारा जो है सर चैप्टर 4 यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरशिप का खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में विद द यूनिट 5 बिजनेस अरिथमेटिक्स। थैंक यू सो मच।